गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। तो आज हमारा पॉलिटेक्निक मैथ्स का फर्स्ट डे है। इससे पहले हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, किस प्रकार से एग्जाम होती है, कैसे एग्जाम आपको देना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो देख लो। तो क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, बहुत सारे ने पढ़ा भी होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और जिन्हें कुछ नहीं आता है उन्हें भी सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले जानना होगा कि संख्या होता क्या है। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले जानेंगे तो कि संख्या नंबर ही क्या है। ठीक है, तो नंबर है अंकों से मिलकर बनी होती है, अंकों। अब कहेंगे कि अंक क्या होते हैं, तो मैथ में कुछ संकेत होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैथ्स में 10 संकेत होते हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं, और इन्हीं से मिलकर हमारा क्या होता है, संख्या बनता है। अगर मैं लिखूं 45, तो क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है जिसमें कितने डिजिट है, 1, 2। यह 2 अंकों वाली एक संख्या है। अगर मैं कुछ भी लिखूं 6, 7, 9, 2, तो क्या है, यह एक संख्या है जिसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो क्या होती है, अंकों से मिलकर हमारी क्या होती है, संख्या का निर्माण होता है। अगर मैं 2 लिख दूं, सीधा 2, तो ये क्या है, यह एक डिजिट है, लेकिन अपने आप में यह एक नंबर भी है। क्या है, एक नंबर भी है, लेकिन ये कितने अंकों का नंबर है, 1 अंकों का नंबर। मैं 6 लिखूं तो ये अपने आप में एक डिजिट भी है और यह एक नंबर भी है, यह एक अंक है। 6 क्या है, एक अंक भी है और यह एक संख्या भी है। कितने अंकों वाली संख्या है, 1 अंकों वाली संख्या है। 7, 5, 2, 6, 5 कुछ भी लिख दूं, यह क्या है, अपने आप में एक नंबर है और इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। यह 5 अंकों वाली एक संख्या है। तो आपको समझ में आया कि संख्या किसे कहते हैं, अंकों से मिलकर क्या होता है, संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, 2, 4, 6, बताइए कितने अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली, 1, 2, 3। इसमें 3 डिजिट है, तो ये क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब संख्या पद्धति में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं नंबर लाइन के बारे में, क्योंकि जितने भी संख्याओं का शुरुआत होगा वो यही से होगा, नंबर लाइन से। तो ये क्या हुआ, हमारा एक नंबर लाइन है, इसके सेंटर में 0 होता है, और इसके राइट साइड में जाएंगे तो इधर प्लस, इधर धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, इधर जाएंगे तो -1, -2, -3। संख्याएं प्लस में कहाँ जाती है, इसका कोई अनुमान नहीं है, कोई पता नहीं लगा पाया कि संख्या उधर कहाँ तक जाती है। अनंत तक जाती है संख्या, प्लस अनंत तक जाती है और इधर माइनस अनंत तक जाती है, यानी संख्या के अंत का कोई पता नहीं है। और जो ये बीच में शून्य है, 0 है, यह ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। और यह इधर जाएगा दाएं साइड, संख्या रेखा में अगर हम दाएं साइड जाएं तो उधर प्लस होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और बाएं साइड जाएं तो इधर नेगेटिव नंबर्स, माइनस में होंगे। अगर इस संख्या रेखा पर हमें 1.1 लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे बताइए। तो इसके बीच में यहाँ अगर 1 के बाद जाएं तो जस्ट बाद आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो अगर संख्या रेखा पर हम 1.1 को दर्शाना चाहें तो कहाँ पर दर्शाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, अगर संख्या रेखा पे हम 3/2, यानी यह क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है 3/2, इसको अगर दर्शाना चाहे तो हम कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पे दर्शा देंगे 1.5 पे। ठीक है, अगर हम संख्या रेखा पर 5/2 दिखाना चाहे तो कहाँ दिखाएंगे, इसको अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2.5। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि हम दशमलव संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं और भिन्न वाली संख्याओं को भी क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कोई कहते हैं -2 दिखाइए, तो कहाँ आ जाएगा -2, यहाँ पे हमारा -2 है। -1.5 कहेगा तो कहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ है, उससे आगे बढ़ेंगे तो -1.5 इसके -1 और -2 के बीच में आ जाएगा। अगर संख्या रेखा पर कोई कह दे कि √2 को दर्शाइए तो कहाँ आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, √2।
तो आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर हम किसी भी कोई भी दशमलव संख्या हो, कोई भी डेसिमल संख्या हो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कोई भी भिन्न संख्या हो या कोई भी रूट वाली संख्या हो, उसको हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो उसे हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। तो इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, संख्या पत्ती में जो हमें जानना है सबसे पहला वो है रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो जो दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यू हो, चाहे वो दशमलव वाली वैल्यू हो, चाहे वो रूट में हो, 5/6 हो, 1.25 हो, √6 हो, √16 हो, √25 हो, 6/9 हो, 2/3 हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप समझिए कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या है जिसको हम दर्शा सकते हैं वही क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। इसके बाद आपको पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। जिसको हम हिंदी में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वो ऐसा संख्या है जो सही में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो रियल लाइफ में है ही नहीं। वो कौन सी संख्या होती है? माइनस का रूट के अंदर जो माइनस लग जाता है, -6, रूट अंडर -7, इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रियल इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। ये संख्याएं नंबर लाइन पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। जैसे √-5 है तो इसको क्या लिख देते हैं? √5 इंटू √-1, और √5 ऐसे ही रहता है, और √-1 का वैल्यू क्या होता है? आयोटा हो जाता है। तो इसको बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो आप सीधा समझिए कि जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, जो सही में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो क्या है? हमारे सिर्फ सपनों में है। सबके सपनों में कोई ना कोई होता है। तो ये नंबर भी हमारे क्या है? सपनों में है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसी को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइंस पे डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वही हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। सबसे पहले हम जानते हैं इंटीजर नंबर के बारे में, ठीक है। इंटीजर नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर को भी हम समझेंगे नंबर लाइन की सहायता से, ठीक है। तो ये क्या है? एक नंबर लाइन है। इधर 0, +1, +2, +3, और यह कहाँ तक जाते रहेगा? अनंत तक जाते रहेगा। इधर -1, -2, -3, और ये भी इधर कहाँ तक जाते रहेगा? अनंत तक जाते रहेगा। 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो आप जो देख रहे हैं, जो पूरे कदम चल रहा है, ये जो नंबर है पूरा 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, इधर -1, -2, -3, ये जो संख्या पूरे कदम चल रही है, इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहती है। यानी पूर्णांक संख्या में ना आपका दशमलव आएगा, ना आपका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, ना ही रूट वाला आएगा। जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा तो वो तो आ ही सकता है। लेकिन कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर 3/2 लिख दूं और कहूँ कि यह पूर्णांक संख्या है तो क्या होगी? नहीं होगा। 1.5 लिख दूँ, कहूँ यह पूर्णांक संख्या है तो नहीं होगा। 16/4 लिख दूँ, कहूँ एक पूर्णांक संख्या है तो होगा। काटेंगे तो क्या आएगा? 4। अगर हम बात कर रहे होते हैं कि भिन्न वाला नहीं हो सकता तो उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो एक पूर्णांक संख्या होगा। 0 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है और 0 होते हैं, इन्हीं को मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या क्या नहीं आ सकता है? इसमें आपका फ्रैक्शन वाला कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसमें आपका रूट वाला कोई वैल्यू नहीं आएगा जिसका पूरा वर्गमूल न निकल पाए, इसमें आपका दशमलव वाला कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको भी नंबर लाइन से ही समझते हैं। नंबर लाइन में अगर दायां साइड जाइएगा तो आपको जो भी दिखेगा वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो जो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होती है, जितने भी पॉजिटिव, अगर इसमें पॉजिटिव नंबर की बात करें तो कौन कौन से हैं, जो प्लस वाले धनात्मक संख्या, +1 +2 +3 +4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जितने भी पूर्णांक संख्या में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है संख्या रेखा पे, यानी कि पूर्णांक संख्या में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं पूरे पूरे कदम, ऐसा नहीं कि आप दशमलव वाला को ले ले, फ्रैक्शन को ले ले, वैसा नहीं, जो पूरा पूरा पॉजिटिव नंबर है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, पूर्णांक नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6, अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या वो क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स आया कहाँ से, तो यह यहाँ से आया, पूर्णांक संख्या में से आया है कि जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक नंबर है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है, अगला है हमारा होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो जो नेचुरल नंबर्स है हमारा +1 +2 +3 +4 5 6 7, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसी में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, यहाँ जो एक जीरो है इसको भी इसके आगे जब शामिल कर लिया जाता है तो इसी के मिलकर हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में आगे क्या लग जाता है, जीरो लग जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है इवन नंबर्स, यानी सम संख्या। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, वो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, यानी वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। नॉर्मल सा 2 4 6, यानी 2 से अगर भाग दे तो रिमाइंडर यानी शेष फल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर 16 लिख दिया, अगर 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को क्या कह देते हैं हम, सम संख्या। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2k, जहाँ k क्या हो जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी k के जगह हम कोई भी संख्या रख दे इसमें तो भी क्या होगी, हमारी सम संख्या होगी, इवन नंबर्स होगी। जैसे 2 या 3 रख दे क्या आ जाएगा, 6, ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। k के जगह पर क्या रख दो, 5 रख दो, क्या आ जाएगा, 10, ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। इसके जगह 64 रख दे, क्या आ जाएगा, 128, ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर्स होगा। यानी 2k के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, जहाँ k क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर्स होगा, यानी k के जगह पे हम कुछ भी रख दें तो ये क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर्स होगा, इवन नंबर्स होगा। अगर सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की बात करें तो क्या होती है, 2। धनात्मक संख्या जो इवन नंबर्स है, सम संख्या, वो शुरुआत कहाँ से होती है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2, उसके बाद 4 6 8 10 12, और ये भी कहाँ तक चलती जाएगी, अनंत तक। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2k, यानी k के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दे तो ये क्या आएगा, हमारा सम संख्या ही आएगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर, विषम संख्या। यह सिर्फ सम संख्या का क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। उसमें किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी रिमाइंडर न बचे। लेकिन इसमें क्या होता है, उसी का उल्टा होता है, 2 से पूरा पूरा भाग न लगना चाहिए। 2 से कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भाग न लगे, उसी को हम क्या कह देते हैं, विषम संख्या कह देते हैं। जैसे 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 7 9, अगर 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 में भाग देंगे तो 2 1, यहाँ क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाता है। तो जो रिमाइंडर बच जाए इसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, 2k ± 1, यानी k के जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दे और ±1 करें तो हमारा क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो है एक विषम संख्या आएगा। क्या, 2k ± 1। अब k के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखे, अगर 5 रख दें और ±1, अगर +1 कर दें, 10 + 1 क्या आ जाएगा, 11। ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। 2k अगर -1 करना चाहे तो 2 × 5 -1, तो 10 - 1 तो 9 भी क्या आएगा, हमारा एक ऑड नंबर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2k
प्लस माइनस 1, यानी कि k के जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें और उसमें एक जोड़े या एक घटाए, तो जो हमारी संख्या आएगी वो हमेशा क्या होगी, ऑड नंबर होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो ये 1 होता है। बहुत सारे लोग 3 से शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, क्योंकि 1 भी तो 2 से भाग नहीं लगता है पूरा पूरा। 2 से भाग लगता है 1 पूरा पूरा? नहीं लगता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, यानी 2-2 के डिफरेंस पे आते जाएगा। 2 के डिफरेंस पे आपका इवन नंबर भी आएगा और 2 के डिफरेंस पे आपका ऑड नंबर भी आएगा। इसके बाद जो हमें जानना है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर उस संख्या को कहते हैं, जैसे 6 है तो फैक्टर उस संख्या को कहते हैं कि 6 जो है किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 से भाग लग जाएगा 6, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा और 6 खुद से भाग लग जाएगा। अगर 15 लिखें तो इसके फैक्टर की बात करें तो 1 से लगेगा 15, इसके बाद 3 से भी लग जाएगा 15, ये क्या है इसके फैक्टर्स है। 5 से भी लग जाएगा 15 और 15 खुद से भी लग जाएगा। अगर 20 की बात करें तो 20 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा। 1 के पारा में आएगा ना 20, 2 के पारा में भी 20 आएगा, 3 के पारा में आएगा नहीं आएगा, 4 के पारा में आएगा आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा और 20 खुद से भी भाग लग जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, यानी किन किन संख्याओं से संख्या भाग लग सकती है, वही क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जो आपका प्राइम नंबर्स होता है वो ऐसी संख्याएं होती है जिसका मात्र और केवल क्या होता है, 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। और वो भी 2 फैक्टर्स होंगे कौन, एक वो खुद होगा और एक होगी। यानी वो ऐसी संख्या जिसका जो फैक्टर हो वो सिर्फ क्या हो, एक हो और वो नंबर खुद हो, वो नंबर क्या हो, सेल्फ खुद ही हो। यानी कोई ऐसी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, केवल 2, पहला तो 1 और वो नंबर खुद ही। जैसे अगर हम 7 लिखें तो इसको किस किस से भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है और दूसरी संख्या बताइए, और ये खुद से लग सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, मात्र और मात्र 2 फैक्टर हुए। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और वो भी कौन से, एक और वो खुद, वो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कोई भी अगर संख्या लिखे, अगर 9 लिखे तो इसकी अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1, 3, 9। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसके कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 3। तो एक हमारा अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 13 लिखे, इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1 से तो कटेगा ही, और कोई संख्या बताइए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं कटेगा। और खुद और खुद किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। तो क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगा। 15 लिखे, इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 3 इसका फैक्टर होगा, 5 से 5 भी इसका फैक्टर होगा और खुद 15 भी होगा। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए, 4। तो एक प्राइम नंबर होगी, नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 17, इसका अगर फैक्टर देखें तो खुद 1 होगा और खुद 17 होगा। तो इसका मात्र और मात्र कितने फैक्टर आए हैं, मात्र 2 फैक्टर आए हैं। अगर 2 फैक्टर आया तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और खुद, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होता है 2, क्योंकि इसके फैक्टर्स को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 2 खुद से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 2 फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा वो 2 होगा। 1 क्यों नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या, बताइए, 1 क्यों नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या। लेकिन अगर इसके हम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ एक ही फैक्टर आता है। तो क्या होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी 2 होगी।
उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 होगा नहीं होगा 11, उसके बाद क्या होगा 13, क्या होगा 13, 15 होगा नहीं होगा क्योंकि 15 का क्या होता है 3 से भी लग जाता है 5 से भी लग जाता है 17, उसके बाद 19, 23, 29, 31, इस तरह से क्या होती है अभाज्य संख्या जाती है। सबसे छोटी क्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब का क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या। यह अभाज्य संख्या का बिल्कुल विपरीत है, यानी वो ऐसी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे 4, अगर इसके हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या हो जाएगी 1, 2 और 4 खुद। अब इसका कितना है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर आए हैं 3 फैक्टर, तो क्या होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। वो ऐसी संख्या है जिसकी क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसी को हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे वो संख्या कटे, तभी हम उसी को क्या कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, अन्यथा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर 6 की बात करें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 खुद से भी कटेगा। तो 1 से तो कट ही रहा है, खुद से भी कट रहा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा भी फैक्टर आए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। 8 लिख दें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 खुद से भी कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर है 1, 2, 3, 4 फैक्टर है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसे क्या कहेंगे हम कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की बात करें, बताइए पहले 2, इसके कितने फैक्टर होते हैं 1, 2, मात्र 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा। 3 की बात करें, इसके भी क्या फैक्टर होते हैं 2, कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके मात्र और मात्र कितने फैक्टर है 2 फैक्टर है। 4 क्या लिखता हूँ 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसके कितने फैक्टर्स हो गए हैं 3, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 6 ले लो, 8 ले लो, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब हमारी क्या है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी सअभाज्य संख्या। ये क्या होता है सअभाज्य संख्या, आप कॉमन निकालना सीखे हैं, HCF तो आता होगा, तो वैसी 2 संख्या का जोड़ा, क्या होता है वैसी 2 संख्या जिनके बीच कोई भी संख्या कॉमन न हो, यानी एक के अलावे, जैसे मैं लिखूँ 7 और 9, अगर इसमें हम बड़ी से बड़ी कॉमन निकालना चाहे दोनों संख्या में, कॉमन क्या होता है जो दोनों संख्या, वो ऐसी कोई एक संख्या जिससे दोनों संख्या में क्या लगे भाग लगे, वैसी 2 संख्या जिसमें वैसी संख्या जिससे दोनों संख्या में भाग लगे, तो इससे जो हाईएस्ट हम कॉमन निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हैं 1, तो वैसी संख्या जिनके बीच कोई भी कॉमन ना हो, किसके अलावे एक के अलावे, या कह सकते हैं जिसका HCF क्या हो एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे लिख दूं अगर 6 और 2, अगर इसमें से कॉमन की बात करें तो क्या निकाल सकते हैं दोनों 2 से भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा दोनों 2 से भाग लग जाएगा, तो क्या इसका जो हाईएस्ट कॉमन है 1 आया है नहीं आया, तो ये क्या है एक सअभाज्य संख्या नहीं होगी। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसके बीच कोई कॉमन हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक यानी एक तो सबके साथ कॉमन रहता है, तो एक के अलावा कोई भी कॉमन हो ही ना। 39, 50 लिख दे, इसके बीच अगर मैं कॉमन निकालने के लिए बोलूं, यानी ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों संख्या में क्या हो जाए भाग लग जाए, तो बताइए कोई संख्या होगी 2 से लगेगा दोनों में भाग, 3 से 4 से नहीं ना लगेगा, तो इसके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं हम 1 निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके बीच सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है 1 है, उसी को हम क्या कह देते हैं अभाज्य संख्या, या जिसका HCF सिर्फ 1 ही हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं आपको 13 और 17 का HCF निकालने के लिए कहूँ तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर भाग विधि से HCF निकाले तो कैसे निकालते हैं 13 से 17 में भाग लगाएंगे 13 आएगा, एक बार में 4 बचेगा, फिर 13 आएगा,
4 तिहाई 12, फिर 1 बचेगा, 4 बार में लगाएंगे कट जाएगा। क्या आया? HCF 1 आया। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 हो, या उनसे हाईएस्ट कॉमन जो हम निकाल पाए वो क्या हो? 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे हमारा आता है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इसी से बनेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या आप हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ P को ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले संख्या अंश और हर, वो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ दो शर्त और आती है। पहली शर्त यह है कि ये जो P और Q होना चाहिए, यह जो P और Q दो होगी, ये दोनों क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर्स। आपने पूर्णांक संख्या पहले ही पढ़ लिया है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो पूरा पूरा चले, +1 +2 +3 -1 -2 -3 0, यह सब हमारी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। कोई भी रूट वाला वैल्यू जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले वो भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू वो भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। कोई भी दशमलव वाला वैल्यू वो भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो P भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि Q जो नीचे वाला वैल्यू होगा, यानी हर जो होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के, यानी Q जो होना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो ऐसी संख्या जिसके P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, और Q 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे लिख दूं मैं 4/5। अब 4 क्या है? एक परिमेय, एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर नंबर है, और 5 भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है। तो ये हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अगर 3 लिख दूं तो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यह 3 भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है, और नीचे कुछ नहीं है, तो आप जानते हैं कि 1 रहता है बटा में छुपा हुआ, तो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। 5/2 लिख दूं, ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, √16 लिख दूं, परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब भी हम बात कर रहे हैं कि बटा में, तो उसके हम सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? 4। तो 4 भी क्या? एक पूर्णांक संख्या, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन रेशनल नंबर कब नहीं होगा? जब इसके बटा में क्या आ जाए? 0 आ जाए। बटा में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब क्या होता है? यह एक रेशनल नंबर नहीं होगा। 4/0 लिख दूं तो एक रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसका जो आंसर आ जाता है अनडिफाइंड आ जाता है, यानी अपरिभाषित आ जाता है। यानी इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये अनडिफाइंड है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर आप कहें कि सर अगर 0 ऊपर आ जाए, तो अगर मैं 0/4 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो आता है 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है, और यह एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? यह एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 भी क्या? एक परिमेय पूर्णांक संख्या, और 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। बटा में 0 कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी परिमेय संख्या के बटा में 0 नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता है? बटा में 0 क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर हम भाग के नियम की बात करें, तो अगर 4/2 लिखें और आंसर क्या आ गया? 2 आया, तो अगर हम इन दोनों में गुना करें, क्या करें? इससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए ना। 6/3 अगर काटे तो क्या आ जाएगा? 2। अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अगर उसी प्रकार अगर लिखे 4/0, और मान लेता हूँ कि इसका आंसर 0 है, क्या आ जाए? चाहे यहाँ कुछ भी रख दो, के मान लो, इसका वैल्यू कुछ भी रख दो, तो अगर इन दोनों में हम गुना करें तो क्या आ जाना चाहिए था? 4 आ जाना चाहिए था। आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगर इसके जगह हम 5 भी रख दें
तो क्या आएगा, गुना करेंगे 0 से 5 में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर यहाँ इसके जगह हम 6 भी रख दें, 0 × 6 कर दो, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। कभी ये आंसर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ये नियम भी इस पे लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर अनडिफाइंड होता है, यानी हम पता ही नहीं कर सकते क्या आंसर आएगा। या 5 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, 2020 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। जितना ऊपर लिखे उतना कभी आ ही नहीं रहा। तो क्या होता है, अनडिफाइंड, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते कि 5 आएगा कि 6 आएगा, 8 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, कुछ भी हम कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लिखता हूँ 0/4 और इसका आंसर मान लो कि k है, कुछ भी है, k जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, अगर k के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दे तो क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आंसर आ जाएगा 16। लेकिन इसका जो आंसर होता है क्या होता है, इसका आंसर हमें पहले से ही पता है कि अगर 0 के बटा में कोई भी संख्या होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। अब इनसे मल्टीप्लाई करके देखो, 4 से अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर, 0। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखो 0/9 लिख दे, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 9 × 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए जो भी संख्याएं होती है जिनके ऊपर 0 रहता है, यानी अंश में 0 रहता है और हर में कोई संख्या रहती है, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और वो हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या जिसके बटा में 0, उसका आंसर का हम पता ही नहीं लगा सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, उसे का आंसर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, और वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है। अब अगर इसके विपरीत बात करें तो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का भाई वही डेफिनेशन है, सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और वह भी बात है कि q = 0 हो। ठीक है। तो क्या इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अगर हम √3 लिखे तो क्या हो जाता है, √3 तो हमारा पूर्णांक संख्या है ही नहीं। तो यह वैसी संख्या होना चाहिए जिसका पूर्णांक संख्या हो, तो ये पूर्णांक संख्या है नहीं है, पूर्णांक संख्या, इसीलिए क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर हो जाता है, यह एक रेशनल नंबर नहीं होता है। √7 लिख दे, रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि √7 पूर्णांक संख्या है ही नहीं। √16 लिख दे, होगा अपरिमेय संख्या, कैसे हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाता है, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। √3/2 क्या एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो √3 ऊपर लिखा गया है वह एक क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या, दुनिया की वैसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल न निकले, वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और वैसी कोई भी संख्या जो इससे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। खाली क्या नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी लिखे 4/0 तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं इसको, नहीं, ना ही यह परिमेय संख्या है और ना ही यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला जो बात जानते हैं हम डेसिमल के बारे में, दशमलव। दशमलव के बारे में आप लोग जानते होंगे, दशमलव क्या होता है, पहला जो हमारा टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। अगर मैं 1.5 लिख दूं, 1.2 लिख दूं, ये सब क्या है, एक शांत दशमलव है, यानी कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। वैसे दशमलव जो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, शांत। इसको अगर हम किसी भी शांत दशमलव को चाहे कि फ्रैक्शन में लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 12/10 आ जाएगा, 6.952 लिख दे। इसका भी अगर दशमलव हटाएंगे तो 6952/1 पे 3 को 0 कहेंगे, दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद जय अंक रहता है उतना शून्य नीचे बैठा देते हैं। ठीक है। तो कोई भी दुनिया का शांत दशमलव 1.46 लिखे, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 16/10।
1.692 लिखे, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1692/1000। ठीक है, तो शांत तो ऐसा दशमलव प्रसार होता है जो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए, खत्म हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं 3 अंक के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ 2 अंक के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अंक के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वैसी कोई भी संख्या जो कट जाए, खत्म हो जाए, उसी को क्या कह सकते हैं, शांत दशमलव। ये खत्म हो रहा है ना, और वैसे कोई भी शांत दशमलव, दुनिया के कोई भी शांत दशमलव रहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी जो शांत दशमलव प्रसार है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और रिपीटिंग मतलब होता है आवर्ती। अशांत यानी शांत नहीं होता है, बहुत कुदैत रहता है, ये कभी शांत नहीं होना चाहता है। क्या है, एक अशांत। और रिपीटिंग मतलब क्या होता है, आवर्ती, यानी सेम सेम चीज आते जाए। यानी लिखूं 1.333333 डैश डैश डैश, ये क्या होता है 1.333333 आते जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन इसको भी अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 13/9। क्या लिख सकते हैं, 13/9, 0.33333333। ये क्या हो रहा है, सेम संख्या रिपीट होते जा रहा है, यानी सेम अंक क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। यानी ये पूरा कट भी नहीं आ रहा है, यानी शांत भी नहीं हो रहा है, कहीं जाकर खत्म भी नहीं हो रहा है, और अलग अलग चीज भी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम अंक आ रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, सेम सेम अंक क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। लेकिन इसको भी अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो इसको भी हम भिन्न में लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसको भी 2.92929292, ये भी देख रहे हैं, कहीं जाके खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन सेम से अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 9292929292 आते जा रहा है, यानी न तो शांत है और न पूरा तरह से अशांत है। क्या है, आवर्ती, यानी सेम अंक क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दुनिया की अशांत आवर्ती संख्या होगी, ठीक है, या दुनिया की कोई भी शांत संख्या होगी, उन सभी संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे लिखो 2.333333, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 23/9 लिख देंगे। तो क्या होगा, यह एक अशांत आवर्ती संख्या है, यानी यह तो नहीं पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम सेम आते जा रहा है। इसी को रेकरिंग से भी लिख देते हैं। अगर हम 3 पे रेकरिंग दे दिए 1, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 3 3 3 लगातार आते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 0.46 पे रेकरिंग, इसका क्या मतलब होता है, 0.4646464646 आते जा रहा है। इसको भी अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 46/99। तो क्या हो रहा है, सेम अंक क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो मैं आपको इसे समझाना क्या चाह रहा हूँ, देख रहे हैं कि कोई भी दुनिया की जो शांत दशमलव होती है उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दुनिया की कोई भी अशांत आवर्ती संख्या जो हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो ऐसी संख्या हो, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, इतने के बीच में होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, अशांत होगा तो कैसा होगा, आवर्ती होगा।
दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग होता है, यानी अशांत आवर्ती। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होता कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1.34 34 34 डैश डैश डैश, ये कौन सी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप समझ चुके हैं कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 लिखे, ये कैसी संख्या होगी? परिमेय की अपरिमेय। तो इसको भी आप जानते हैं कि इसको दशमलव हटाएंगे क्या होगा? 15/10 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। 6.9 पर रेकरिंग दे दी। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? यही संख्या रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा? रिपीट होते जाएगा। तो इसको भी अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। 7.34343434 लिख दिए। अब जानते हैं भी ये क्या है? कैसी दशमलव प्रसार है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि सेम अंक क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। सेम अंक क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप जानते हैं कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आया होगी, दुनिया की कोई भी जो टर्मिनेटिंग होगी यानी शांत दशमलव प्रसार होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी अशांत लेकिन आवर्ती, उसका भी वो भी कैसी संख्या होगी? हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे लिख दो 1.53926543 डैश 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 डैश। ये अब जाते हैं अनंत तक। तो ये ऐसी संख्या है जो ना ही तो पूरा पूरा खत्म हो रहा है, देख रहे हैं कहीं पर भी खत्म नहीं हो रहा है, जाते जा रहा है जाते जा रहा है। तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो खत्म हो रहा है और ना ही सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसी संख्या है जो ना ही खत्म हो रहा है कहीं पे, और क्या हो रहा है? सेम चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इन संख्याओं को हम कुछ भी करके, कितना भी कोशिश कर ले, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो वो ऐसी संख्या जो कभी कटे ना, बिल्कुल अशांत, ना ही सेम सेम रिपीट कर रहा है और ना ही कट रहा है। कुछ भी लिख दो, 2.5 6 2 3 5 9 6, कुछ भी लिख दे रहा है, तो ना ही सेम सेम चीज रिपीट कर रहा है और ना ही कट रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं? अनावर्ती, यानी सेम सेम आए भी ना। तो इन संख्या को हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। तो आप पढ़ ही चुके हैं कि वो ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जितनी भी संख्याएं होती है वो कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है। मैं आपसे पूछूं 9.623459 डैश 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 कैसी संख्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? ये कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग है यानी अशांत है, और नॉन रिपीटिंग है यानी कहीं जाकर खत्म भी नहीं हो रहा और ना ही सेम सेम आ भी रहा है। तो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 6.72934 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। 93.62934623 कुछ भी लिख दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी?
अपरिमेय संख्या, यानी न तो ये कट रहा है और ना ही सेम रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जल्दी से मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, जल्दी जल्दी आप बताइए कि कैसी संख्या। 1.5 बताइए, परिमेय की अपरिमेय। 2.69696969 डैश डैश डैश, बताइए क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय। 6.534 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। 7.62345962 डैश डैश डैश, बताइए कैसी संख्या। 7.462 बताइए कैसी संख्या है। 7.7 पे रेकरिंग, बताइए कैसी संख्या है। तो आपको दिख रहा है 1.5, यानी ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा कट गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, 6969696969 क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। अशांत क्या है, आवर्ती है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगला जो है 6.534535, यहाँ देख रहे हैं तीन तीन अंक क्या होते जा रहा है, लगातार रिपीट होते जा रहा है। तो ये भी क्या है, अशांत लेकिन आवर्ती, ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। कोई दिक्कत। आगे देख रहे हैं 623459628, देख रहे हैं कहीं ना ये रिपीट हो रहा है और ना ही सेम आ रहा है और ना ही खत्म हो रहा है जाके, यानी यह क्या है, अशांत अनावर्ती, या ना तो नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग भी है। कभी रिपीट कर रहा है कोई अंक, देख रहे हैं कहीं भी कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या ऐसी संख्या है, अशांत अनावर्ती। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला जो है 7.462, इसके बाद कुछ नहीं, देख रहे हैं कि 7.462 इसके बाद यानी खत्म हो गया, कट चुका है। तो कैसी दशमलव प्रसार है, शांत। तो शांत जो दशमलव प्रसार होती है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और जानते हैं कि जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। 7.7 पे रेकरिंग का मतलब होता है 7777 लगातार आते जा रहा है। तो कैसी संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, और या अशांत होता है तो कैसी होती है, आवर्ती, अशांत आवर्ती। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम अभाज्य संख्या है। यह आपका 2018 पॉलिटेक्निक में पूछा गया था कि वो ऐसी संख्या बताना है जो इसमें क्या हो, विषम भी हो और अभाज्य भी संख्या हो, यानी वैसी संख्या जो विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। हम चेक करते हैं, जैसे देखते हैं 87 है। अब अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़े थे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर न हो, और विषम संख्या तो जानते हैं कि 2 से कटे ना। तो पहला देख रहे हैं कि 87 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है, लेकिन इसके अगर फैक्टर की बात करें तो 1 से कट जाएगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि 3 से भी कट जाएगा। तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि अगर अब 87 भी आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। 81 की बात करें तो इसका भी 1 से, पहले तो यह विषम संख्या है ना, लेकिन इसके फैक्टर की बात करें तो ये भी 3 से भी कट जाएगा ना, 9 से भी कट जाएगा, 27 से भी कटेगा। तो ये क्या है, एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 1-2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 69 की बात करते हैं, 1 से कट जाएगा, इसको अगर 3 से भाग लगाए 3 से भी कट जाएगा। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो इसके बाद कोई भी संख्या आएगा उससे भी कटेगा। तो क्या आ जाएगा, ये भी हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61, क्योंकि 61 का अगर हम फैक्टर देखें, पहली बात तो ये विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लगेगा, और फैक्टर इसका देखें तो 1 आएगा और सिर्फ एक 61
1 ही इसका फैक्टर आएगा, तो मात्र और मात्र कितने फैक्टर आए हैं? 2 फैक्टर, तो 61 क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव शांत है? इससे पहले आपको पहचानना बताता हूं कि दशमलव शांत है कि अशांत, ये पहचाना कैसे जाता है, ठीक है। मैं लिख दिया 5/6। आप बताइए कि शांत है कि अशांत। अब क्या करेंगे आप? भाग देंगे। भाग लगेगा नहीं है, एक शून्य बैठेगा, 6 8 48, 2 20, 36 18। तो क्या होता जा रहा है? एक कट नहीं रहा है अभी, फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा, फिर 18। तो क्या हो रहा है? यह कट नहीं रहा है, तो आप इतना ज़्यादा मेहनत करके भाग दे के बताएंगे कि यह शांत है कि अशांत। क्या हो जाएगा? यह एक अशांत है। तो आप इतना भाग दे के मेहनत करके आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शांत है कि अशांत। इसके लिए एक नियम होता है जो हमें देखना होगा। पहली बात, अगर कोई भी संख्या है, अगर इसके हर में 2 आए, क्या है? 2 आए, 5 आए, या ये दोनों आए, क्या है? 2 आए, 5 आए, या यह दोनों एक ही साथ आए, तो ऐसी संख्याएं जो होती है हमारा क्या होती है? शांत होती है। कैसी होती है? शांत होती है। ऐसी संख्या क्या होती है? शांत होती है। क्या है? 2 आए और 5 आए, वो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी? शांत होगी। और जो भी संख्या बच गया उसके बटा में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए, 7, अगर 4 भी आएगा तो इसमें तो 2 आपको लगी रहे, 2 छुपा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। 9 आए, कुछ भी आए, यह सब हमारा क्या होगा? शांत होगा। चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे 6/12 है, और जब मैं बात कर रहा हूँ बटा में, तो इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है हमें इसको काट के देख रहा होता है। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 2 बार में कट जाएगा 1/2, तो आपको नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, तो आप ऐसे ही लिख देंगे, क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? कैसी संख्या होगी? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। 6/9 लिख दिया। सबसे पहले इसका काम क्या करेंगे? काटेंगे। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, क्या आ जाएगी? 2/3। अब आपको दिख रहा है कि बटा में क्या आया? ना तो 2 आया, ना ही 5 आया है। क्या आ गया? 3। तो क्या होगा? अशांत। और अशांत में क्या होगा? आवर्ती कि अनावर्ती? बताइए, जल्दी से बताइए। आवर्ती होगा कि अनावर्ती? तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न में कोई भी संख्या जो हो, कोई भी संख्या जो भिन्न में होती है और पूरा पूरा भाग नहीं लगती है, तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या फ्रैक्शन में है तो वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और आपको परिमेय संख्या का पता है कि अगर अशांत भी होगा तो कैसे होगी? रिपीटिंग होगा, यानी आवर्ती होगी। इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत? 12/64 है। पहले इसको काट के देखेंगे, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 3 12, और 4 से काटेंगे तो 16 चक 64। क्या है? 3/16। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 2 से कट जाएगा 8, फिर 2 से कट जाएगा 4, फिर 2 से कट जाएगा 2, 1 2 3 4। तो क्या है? 3/2 के पावर क्या आ गया? 4। तो यहाँ भी क्या आ गया है? 2 आ गया है। क्या आया? 2 आया। तो 2 जब भी बटा में हो तो कैसा दशमलव प्रसार होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। कोई दिक्कत? 9/20 लिख दूं। पहले इसको देखेंगे काट के, कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। नहीं कट रहा है तो नीचे वाले को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से लगाएंगे क्या आ जाएगा? 10। 2 से लगाएंगे क्या आ जाएगा? 5। अब लिखेंगे यहाँ 2 का 2 कितना बार आया? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 5। अब यहाँ भी देख रहे हैं 2 और 5 क्या आ चुका है? दोनों आ चुका है। तो नीचे बटा में हर में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, तो ऐसी संख्या क्या होती है हमारी? शांत होती है। क्या होती है? शांत होती है। कोई दिक्कत? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो काट के देख लीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देख लीजिए काट के। 9 नहीं लगा, पॉइंट बैठाएंगे, 20 चक 80, 10 बचेगा, 20 बचे 100। कट गया कि नहीं?
तो क्या होगा, 2 पर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए बटा में, तो ऐसी संख्या को हम क्या कह देते हैं, शांत। और इसके अलावा जो भी आए वो क्या होगी, अशांत होगी। मैं आपको पूछूं √2, यह शांत होगा क्या अशांत, क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत। आप जानते हैं कि √2 यानी यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, हमेशा अशांत, अनावर्ती। न तो यह सेम आएगा और न ही रिपीट होते जाएगा। 1.4 1 4 डैश डैश बहुत सारी संख्याएं क्या होती जाती है, आती जाती है। तो कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत, अनावर्ती। आप जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो भी दशमलव प्रसार होगा कैसा हो गया, अशांत होगा। और अशांत में भी क्या होगा, अनावर्ती। आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया हूं मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7। तो आप बोलेंगे कि पाई कैसी संख्या है। बहुत सारे लोग सोचेंगे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 होता ही नहीं। पाई का वैल्यू 3.1415 करके कुछ आते जाता है, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं पाता है, या जाते रहता है। तो पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये नियरली वैल्यू है, उसके आसपास का मान है 22/7। तो ये भी एक कैसी संख्या है, पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 22/7 कैसी संख्या है, तो आपको पता है कि 22/7 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारे एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, बताइए जल्दी। तो इसको पहले काटने का ट्राई करेंगे, कटेगा ठीक, नहीं कटेगा तो नीचे वाले को देखेंगे। अब देख रहे हैं इसका 7, इसका कोई गुणनखंड भी नहीं निकल पाएगा। तो 7 न तो 2 आ रहा है इसमें, न तो 5 आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अशांत हो जाएगा। और परिमेय संख्या है तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है हमेशा अशांत के साथ क्या होता है, आवर्ती होता है। कोई दिक्कत, 22/7 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर वही हम पाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी जल्दी आप बताइएगा, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बोले सॉरी, शांत है कि अशांत। आपको बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। बताइए। तो क्या आ जाएगा, √3। √3 आप देखने से ही पता चल रहा है कि √3 का पूरा वर्गमूल निकलेगा। √3 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या होती है, कैसी संख्या है, अपरिमेय। और जो अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत और अनावर्ती। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। कोई दिक्कत। अगला 2/5 देख रहे हैं कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बटा में हम देखेंगे क्या, 2 या 5। तो यहाँ देख रहे हैं बटा में 5 है, तो 5 है, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो कैसी संख्या होती है हमारी, शांत होती है। पहले तो परिमेय संख्या और क्या है, शांत है। 7/64 देख रहे हैं, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। कौन सी संख्या, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और पहले हम इसको, अब परिमेय संख्या तो शांत अशांत पहचानने के लिए इसको पहले काटने का ट्राई करेंगे। नहीं कट रहा है तो नीचे वाले को गुणनखंड निकालेंगे। 64 है, इसको 2 से काटेंगे, क्या आएगा 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 1 2 3 4 5 6। 7/2 के पावर कितना आया, 6। तो क्या आया, बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 9/32 से पहले काटने का ट्राई करेंगे, नहीं कटेगा तो वही करेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, निकाल गुणनखंड तोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, 9/2 के पावर 5। क्या आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, शांत। कैसी संख्या हो जाएगी, शांत। आगे √16, क्या है, √16 शांत होगा क्या, शांत। पहले बताइए कि परिमेय, सॉरी √16 नहीं है, √169 है, 169। बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, √169 क्या है,
इसका अगर हम वैल्यू देखें रूट 169 तो कितना होता है, ये 13 का स्क्वायर है। जिनको जिनको स्क्वायर याद नहीं हो 50 तक स्क्वायर याद कर लेंगे। कितना का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोई संख्या इसके बटा में कुछ है ही नहीं तो 1 है। और जब 1 है तो ये क्या ऐसी दशमलव हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शांत। यह एक परिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब जहां यह आपका क्वेश्चन है, बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। यह आपको 2017 में पूछा गया था। बताइए, आपको पहला ही क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा 16/25। इसको पहले काट के देखेंगे, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड। इसको नीचे वाला तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर। देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। ऊपर वाले कितना स्क्वायर से मतलब नहीं है, 3 रहे 4 रहे 6 रहे, उस पर फोकस नहीं करना। आपको बेस वैल्यू देखना है इसका, ये क्या है, 2 या 5 है या दोनों में से कोई एक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगी, शांत। तो आपका पहला ही आंसर रहेगा, दूसरा आगे की चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपको बाद में कराए जाएंगे। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।